हाँ तो स्टूडेंट्स, इस प्रकाश की हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 2 में हम लोग देखेंगे पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन को। तो इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने समझा है कि परावर्तन क्या है। अब उसको ये देखेंगे कि जो है परावर्तक तल क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परावर्तक तल किसको कहेंगे? परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये परावर्तक तल क्या है? तो एक ऐसा तल जो आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग लौटा देता है। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड आपतित प्रकाश का बहुत थोड़ा भाग लटकाता है, तो ये लौटाता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो ये परावर्तक तल नहीं है। और यदि कोई शीशा है, कांच है, उसका एक भाग कलई कर दिया गया है, तो उस पर अगर प्रकाश को भेजते हैं तो अधिक से अधिक आने वाले प्रकाश को, यानी इंसिडेंस रे को, आपतित प्रकाश का अधिक से अधिक भाग वो लौटा देता है, तो वो परावर्तक तल है। यानी यहाँ पे इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, वह तल जो आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग लौटा देता है। आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग लौटा देता है, अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वह तल जो आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो परावर्तक सतह कहलाता है, या परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है। तो परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? तो वह तल जो आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग लौटा दे। तो अगर अधिकांश भाग लौटा रहा है तो वो परावर्तक तल है। अब वो दर्पण ही है कि नहीं है, अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक नियम को देखना चाहते हैं, और उस नियम का नाम होगा प्रकाश का परावर्तन के नियम, जिसे आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। उसको हम लोग कहेंगे परावर्तन के नियम, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई परावर्तक तल है और ये मिरर है, और इस पे प्रकाश की कोई किरण आ रही है, थोड़ी तिरछी है, शायद सीधा रख देते हैं। चलो मान लो ये कोई परावर्तक तल है, यानी कोई समतल दर्पण मान लेते हैं, जिसका एक पार्ट क्या है? तो एक पार्ट पेंट किया गया है, सिल्वर्ड है एक भाग। तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस पे जो किरण आई, तो आने वाली किरण को यहाँ क्या कहेंगे? आने वाले किरण को कहेंगे इंसिडेंस रे, यानी आपतित किरण। ये आने वाली किरण क्या है? तो आपतित किरण। और आपतित किरण जो परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराई, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराई, उसको कहा गया आपतन बिंदु। इसको कहा गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी इसको कहा गया आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। और टकराने के बाद किरण जो है वो इधर चल दी, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। तो ये हो गई आने वाली किरण, आपतित किरण। और आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराई वो हो गया P, परावर्तक तल।
और किरण जो है एक दिशा में भागी इधर की ओर, तो वो कहलाई परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक किरण आए इस तल से, परावर्तक तल से, तो वो उसी दिशा में लौट जाएगी, तो इसको कहा जाएगा नॉर्मल, इसको कहा जाएगा अभिलंब। ठीक है, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, ये बना आपतन कोण, इसको कहा जाएगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना, वो बना परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इसको कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, और इसका नाम होगा आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है जी, तो आपतन कोण इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। अब ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ नियम मिल गए, और ये क्या दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा है कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में है। यानी ये जो बोर्ड है, अगर इसको एक्स एक्सिस माना जाए और इसको वाई एक्सिस माना जाए, तो ये एक्स वाई तल में बोर्ड हो गया। तो ये जो तीनों हो गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों जो है इस बोर्ड के एक्स वाई तल में आ गए। ठीक है, ये एक्स हो गया और ये वाई इसी तल में आ गए, यानी ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में हो गए। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रोन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, normal drawn at point of incidence thrice are situated at same plane। तो यहां आप क्या लिख सकते हो, यहां आप लिख सकते हैं क्या कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रोन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस थ्राइस आर सिचुएटेड एट सेम प्लेन, यानी ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों क्या होते हैं, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा रूल क्या हो सकता है कि आपतन कोण जो होता है, हमेशा आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी ये आपतन कोण आई बराबर होगा कोण आर के। तो ये हुआ हमारा क्या, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के नियम के बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि आखिर मिरर क्या है, दर्पण क्या है। तो दर्पण तो एक परावर्तक तल ही है। दर्पण एक ऐसा तल है जो आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग लौटा देता है, यानी परावर्तित कर देता है, लेकिन निश्चित नियमों के अनुसार। यानी वह परावर्तक तल जो निश्चित नियमों, यानी वह परावर्तक
वह परावर्तक तल जो परावर्तन के नियमों के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करता है दर्पण कहलाता है, मिरर। अब यहां पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फिर यहां पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा रफ सरफेस है, लेकिन है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी यह भी क्या है, परावर्तक तल, और यह भी क्या है, परावर्तक तल। यानी ये दोनों तल अपने ऊपर आने वाले प्रकाश की अधिकांश किरण को लौटा देंगे। लेकिन इस तल के बारे में अगर देखते हैं तो ये तल ऐसे इस पे आपतित प्रकाश आया और परावर्तित प्रकाश ऐसे निकल लिया। अब यहाँ अगर नॉर्मल की बात करें, अगर अभिलंब की बात करें, तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण के बराबर नहीं है। ये जो आपतन कोण है ये छोटा है और यहाँ परावर्तन कोण बड़ा हो गया। तो परावर्तक तल तो ये है क्योंकि आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित कर रहा है, लेकिन नियम के अनुसार परावर्तित नहीं कर रहा है, इसीलिए यह दर्पण नहीं है। परावर्तक तल तो है लेकिन दर्पण नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ ये भी परावर्तक तल है, यानी आपतित किरण का अधिकांश भाग परावर्तित कर रहा है, तो ये भी परावर्तक तल है। और वो भी कैसे कर रहा है, तो परावर्तन के नियम के अनुसार, यानी जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। तो ये परावर्तक तल जो हो गया वो हो गया दर्पण, वह कहलाएगा मिरर। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि सभी परावर्तक तल दर्पण नहीं हो सकते। एवरी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर नॉट ए मिरर। प्रत्येक परावर्तक तल दर्पण नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक दर्पण परावर्तक तल हो सकता है, क्योंकि दर्पण का मतलब पहले ही साफ हो गया कि वो परावर्तक तल है, यानी अधिकांश प्रकाश को लौटा रहा है, वो भी नियम के अनुसार लौटा रहा है। तो प्रत्येक दर्पण परावर्तक तल है, लेकिन प्रत्येक परावर्तक तल दर्पण नहीं है। तो दर्पण का परिभाषा क्या हो गया, तो दर्पण का परिभाषा हो गया द रिफ्लेक्टिंग सरफेस which reflects to light according to law of reflection of light called mirror। वो परावर्तक तल जो किसके अनुसार, तो परावर्तन के नियम के अनुसार। वह परावर्तक तल जो परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करता है, दर्पण कहलाता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स टू लाइट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कॉल्ड मिरर। वह परावर्तक तल जो परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करता है, दर्पण कहलाता है। तो ये हुआ दर्पण का परिभाषा। अब हम लोग बात करेंगे कि दर्पण होते कितने प्रकार के हैं और उनका अपना डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग दे सकते हैं क्या, कि दर्पण के प्रकार, यानी क्या, तो दर्पण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो इसे दो प्रकार भी कह सकते हैं या डायरेक्ट तीन प्रकार कह सकते हैं। इसके एक प्रकार को आप कह सकते हैं क्या, प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण।
और इसके दूसरे प्रकार को आप कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को ही दो भागों में आप बांट कर कह सकते हैं। एक को कह सकते हैं अवतल दर्पण। क्या कह सकते हैं? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और दूसरे को कह सकते हैं उत्तल दर्पण। दूसरे को कह सकते हैं उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि दर्पण तीन प्रकार का है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। या डायरेक्ट कह सकते हैं कि दर्पण दो प्रकार का है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल दर्पण। तो ये आपके दर्पण के प्रकार हो गए। तो अब जो है, अब पता इसका डेफिनेशन देना है कि ये समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण वो है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, यानी वह दर्पण जिसका क्या होता है, तो परावर्तक तल समतल होता है। समतल होता है, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टू बी प्लेन, यानी ये एक दर्पण हो गया। और इसका क्या हो गया? तो इसका ये भाग सिल्वर्ड है, पेंट किया गया है कलई। कांच का एक प्लेट है, उसका एक साइड पेंट कर दिए, दूसरा साइड खुला है। तो ये प्लेन मिरर है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी जिस सरफेस से प्रकाश परावर्तित हो रहा है, वो क्या है? समतल है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है भाई? तो समतल दर्पण अगर ऐसे है, जैसे कि आप इसमें आप यहाँ से आप चेहरा देख रहे हैं, तो आप जानते हैं दर्पण से जितना आगे आप हैं, दर्पण से ठीक उतना ही पीछे आपका चेहरा बनेगा। ठीक है। तो ये मुड़ा ही नहीं होता है कि इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, यानी इसका फोकस होगा। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या माना जाता है? तो अनंत माना जाता है। अनंत, इन्फिनिटी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? अनंत है। तो वह दर्पण जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है, या वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, ये समतल दर्पण कहलाता है। अब इसके इमेज का क्वालिटी आगे हम लोग देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, और सीधा यानी काल्पनिक बनाता है। और दर्पण से जितने दूरी पर आगे वस्तु होती है, दर्पण से ठीक उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये हुआ समतल दर्पण। और अगर बात करें हम लोग उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की, तो ऐसे तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल जो है वो धंसा हुआ हो, यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक तल वो क्या हो? वो धंसा हुआ हो। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण, यानी तल अवतल है, यानी यह कॉनकेव है। और यदि अगर ऐसे मिरर की बात करें जिसका परावर्तक तल क्या है, तो जिसका परावर्तक तल उत्तल है, यानी ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, यानी इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गया कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो अवतल है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उत्तल है। या एक अच्छा सा इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। मान लो कि ये कांच का एक खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। क्या है? हॉलो स्फीयर है, यानी खोखला गोला है कांच का। और इसका हम ये पार्ट काट लेते हैं, ये पार्ट काट लिए और इसका बाहरी भाग पेंट कर दिए।
या ये पार्ट काट दिए, इसका बाहरी भाग पेंट कर दिए, तो देख रहे हैं कि दोनों का भीतरी भाग ही खाली है, तो भीतरी भाग से परावर्तन हो सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे कौन से दर्पण? तो अवतल दर्पण। अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी कांच के खोखले गोले से, किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग, फिर यहाँ से बता देते हैं आपको, यानी इनको डिफाइन करने के लिए किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसका बाहरी सतह कलई कर दिया गया हो एवं प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता हो, ये कहलाएगा अवतल दर्पण। और अगर उत्तल की बात करें तो ये कह सकते हैं कि किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग, अब इसका भीतरी सतह कलई कर दीजिए, तो किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसका भीतरी सतह कलई किया गया हो और प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी द कटेड पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर which inner part is silvered and reflection of light is to be due to outer part called convex mirror। तो ये दर्पण क्या कहलाएगा? तो ये दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा। तो अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे कि किसी कांच के कैसे गोले? तो खोखले गोले, किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसका बाहरी सतह कलई कर दिया गया हो, बाहरी सतह कलई कर दिया गया हो एवं प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता हो, एवं प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण कहते हैं, यानी ये अवतल दर्पण है। और वहीं अगर कहना हो किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया वो भाग जिसका भीतरी सतह कलई कर दिया गया हो एवं प्रकाश का परावर्तन क्या होता हो? बाहरी सतह से होता हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे दर्पण के अंग।